हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमिया में। महेश बर्नवाल से हम ज्योग्राफी को एमसीक्यूज के फॉर्म में डिस्कस कर रहे थे और इस सीरीज़ में ये हमारा दूसरा लेक्चर है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये स्पेशली जो स्टेट पीसीएस होता है उसके ऊपर फोकस्ड है। जैसा कि आपको पता है, थोड़ा डिटेल में स्टेट में भी क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। वन लाइनर टाइप के कम क्वेश्चंस आते हैं अभी भी, लेकिन पहले जितना वेटेज रहता था उतना नहीं है। थोड़ा सा अब यूपीएससी की तरफ मूव कर रहा है स्टेट भी। स्पेशली अगर आप यूपी पीसीएस 2019 का पेपर देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे प्रश्न थे जो यूपीएससी टाइप के थे। तो कोशिश की जा रही है कुछ उस टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी के ऊपर होने वाला आकस्मिक कंपन भूकंप कहलाता है। सही है। भूकंप के लिए केवल प्राकृतिक कारण उत्तरदायी होते हैं, तो ये गलत है। इसमें पूछा गया है असत्य कथन है, तो इसमें दूसरा कथन असत्य है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। भूकंप के लिए प्राकृतिक कारण जैसे कि ज्वालामुखी का फटना हो गया या ग्लेशियर जब मूव करते हैं उसकी वजह से आता है। साथ ही जो प्लेटें एक दूसरे को धक्का दे रही हैं या दूर हो रही हैं उससे भूकंप आते हैं। लेकिन मैनमेड कारण भी है, जैसे कि जहाँ पर पृथ्वी का जो क्रस्ट है वो पतला है और वहाँ पर बड़े बड़े बांध बना दिए जाते हैं या कोई और कंस्ट्रक्शन का काम होता है, इसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो प्राकृतिक के साथ साथ मानव निर्मित कारण भी इसके लिए उत्तरदायी है। दूसरा है, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि इंडिकेट करता है कि भूकंप आने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में सत्य कथन है। इसमें पहला कथन है, जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। और दूसरा कथन है, जिस सतह पर पृथ्वी पर जहां पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। तो ये दोनों कथन गलत हैं। तो पूछा गया इसमें कि सत्य कथन कौन सा है, तो कोई सा भी नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा डी। जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप मूल या फोकस कहते हैं। और पृथ्वी सतह पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का जहां पर अनुभव किया जाता है उसे भूकंप केंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में असत्य कथन है। भूकंपीय तरंगों में प्राथमिक तरंगे सबसे तीव्र गति से चलती हैं, तो यह कथन सही है। प्राथमिक तरंगे ठोस तथा द्रव दोनों माध्यमों में चल सकती हैं, यह भी कथन सही है। द्वितीयक तरंगे केवल ठोस माध्यम में यात्रा करती हैं, तो यह भी सही है। प्राथमिक तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे जबकि द्वितीयक तरंगे या द्वितीय तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, तो यही वाला कथन असत्य है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। जो प्राथमिक तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, यानी कि ये ध्वनि तरंगों की तरह चलती हैं। और जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं या ट्रांसवर्स वेव, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। ये प्रकाश तरंगों की तरह चलती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भूकंपीय तरंगों में सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे हैं प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, धरातलीय तरंगे या सभी समान रूप से विनाशकारी हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो धरातलीय तरंगे होती हैं या सरफेस वेव या लॉन्ग पीरियड वेव या शॉर्ट में इन्हें एल वेव्स भी बोलते हैं, एल तरंगे भी बोलते हैं। ये बहुत धीमी गति से चलती हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है, कौन कौन सी स्केल पे मापी जाती है, ये उससे प्रश्न है। रॉसी फेरल स्केल, मार्केली स्केल, रिक्टर स्केल या उपर्युक्त सभी। तो इन तीनों स्केलों पर भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। और जो रिक्टर स्केल है ये 0 से 9 तक इसमें जो तीव्रता मापी जाती है उसके लिए मापक है। और जो अगला वाला बिंदु होता है वो पहले से 10 गुना होता है, यानी कि 0 के बाद 1 जो होगा वो 10 टाइम्स इंटेंसिटी दिखाएगा, फिर जो 2 होगा वो
1 का 10 टाइम्स, ऐसे 10 के मल्टीप्लाइज में ये बढ़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है सीज्मोग्राफ, आइसोहेलाइन, होमोसीजमल लाइन या आइसोसीजमल लाइन। तो इसका उत्तर होगा डी, समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोसीजमल लाइन कहते हैं। सीज्मोग्राफ क्या होता है, इसके ऊपर इसे भूकंप लेखी भी कहते हैं सीज्मोग्राफ को, और ये भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापता है। दूसरा इसमें है आइसोहेलाइन, ये समान लवणता यानी सैलिनिटी को दिखाने वाली रेखा है। और होमोसीजमल लाइन एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली ये रेखा है, उसको बोलते हैं होमोसीजमल लाइन। विश्व में भूकंप की विस्तृत पेटियां हैं प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। ये तीनों पेटियां विस्तृत पेटियां हैं जहां पर बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं। और जो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी है, इसमें लगभग 33% भूकंप आते हैं टोटल के। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, ये आपका जो चिली से स्टार्ट करो ऊपर आप बढ़ते जाइए, चिली हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, अलास्का हो गया, फिर घूम करके उधर जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, ये पूरे क्षेत्र आते हैं। और जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है, इसमें लगभग 21% भूकंप आते हैं, यानी कि जो कुल भूकंप आते हैं उसमें से 21% यहाँ पर आते हैं। ये भी अभिसरण क्षेत्र है, यहाँ पर कन्वर्जेंस हो रहा है। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, ये आपका जो मध्य अटलांटिक कटक है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर भूमध्य सागर होते हुए एल्प्स माउंटेन, काकेशस रेंज हो गया, हिमालय में जो भूकंप आते हैं ये सब इसी में आते हैं। और जो मध्य अटलांटिक पेटी है, इसमें मध्य अटलांटिक कटक और आइसलैंड ये सारे एरियाज आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में असत्य कथन है सुनामी के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो पहला ही कथन ये असत्य है, सुनामी के कारण भूकंप की उत्पत्ति नहीं होती है, बल्कि भूकंप के कारण जो बहुत विनाशकारी लहरें उत्पन्न होती हैं उन्हें ही सुनामी कहा जाता है। दूसरा कथन इसमें तटवर्ती उथले क्षेत्रों में सुनामी लहरों की ऊंचाई असामान्य रूप से बढ़ जाती है, सही है। प्रशांत महासागर में सर्वाधिक सुनामी आती है, तो ये भी सही। आप अक्सर सुनते होंगे कि जापान या फिलीपींस हो गया, उधर इन जगहों पर बहुत ज़्यादा सुनामी आती है। तो ये, और प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, वो जो उसका तटीय क्षेत्र है, वो भूकंप वहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं, इसकी वजह से सुनामी बहुत ज़्यादा आएगी। डॉट यानी कि डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी, ये सुनामी का पता लगाने की एक तकनीकी है। तो ये सभी है। सुनामी के बारे में जैसे आपको पता ही है कि एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कि तट पर आती हुई लहरें। और सुनामी इतनी खतरनाक क्यों होती है, क्योंकि जहाँ पर भी सुनामी उत्पन्न होती है तो ये पूरे डेप्थ में चलती है। यानी कि मान लीजिए कि समुद्र के तल पर कहीं पर सुनामी उत्पन्न हुई, तो वो जो लहरें चलेंगी तल से लेकर के समुद्र की सतह पर जहाँ पर वाटर लेवल है वहाँ तक में ट्रैवल करती हैं। तो शुरुआत में जहाँ पर बहुत ज़्यादा गहराई होती है वहाँ पर लहरों की ऊंचाई बहुत छोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे किनारे की तरफ बढ़ती जाती है इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, इवन ये काफ़ी ऊंची हो जाती हैं, और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। डॉट के बारे में आपको पता होगा कि ये एक तकनीक है जिसके माध्यम से सुनामी का पता लगाया जाता है और जल्दी जल्दी सूचनाएं भेजी जाती हैं ताकि बचाव कार्य किया जा सके। भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली केंद्र स्थित है, ये हैदराबाद में स्थित है। जो राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र है हैदराबाद में, ये वहीं पर सुनामी चेतावनी प्रणाली जो है वो स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, हिमालय का पर्वतीय भाग एवं उत्तर का मैदानी भाग भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र है। तो सही है। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट को निरंतर धक्का दे रही, तो ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है। और जो
कथन का जो कारण है वो भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्वालामुखी के मैग्मा में सिलिका की अधिक मात्रा होने पर विस्फोटक उद्गार होता है, तो ये सही है। सिलिका जितना ज़्यादा होता है मैग्मा उतना गाढ़ा होता है, और जितना गाढ़ा होगा उतना ज़्यादा विस्फोट होगा। ज्वालामुखी के लावा का उद्गार केंद्रीय विस्फोटक अथवा दरारी उद्भेदन के रूप में हो सकता है, तो पूछा गया इसमें से सत्य कथन कौन सा है, तो ये दोनों ही कथन सही है। अगला है, ज्वालामुखी लावा के आंतरिक जमाव से निर्मित स्थल रूपों को सुमेलित करना है। तो ज्वालामुखी का जो लावा होता है, या मैग्मा कहेंगे, मैग्मा ज़्यादा सही शब्द है। लावा जब वो बाहर आ जाता है, सतह पर आ जाता है, तब उसको लावा कहते हैं, और जब तक वो अंदर रहता है आज सरफेस के, तब तक उसे मैग्मा कहते हैं। तो इसकी वजह से जो आंतरिक संरचनाएं बनती हैं वो पूछा गया है कि इनको सुमेलित करना है। बैथोलिथ मैग्मा का गुंबद नुमा जमाव, तो ये सही है। लैकोलिथ मैग्मा का अवतल बेसिन में जमाव, तो ये गलत है। लैकोलिथ बोलते हैं उत्तल बेसिन में, यानी कि मान लीजिए ये अर्थ की सतह हो गई और अगर कुछ ऐसा जमाव होता है, मान लीजिए ये जमाव हुआ है ऐसे करके, तो इसको बोलेंगे लैकोलिथ। जबकि जो ऐसे जमाव होता है अवतल में उसको बोलते हैं लैपोलिथ। और फैकोलिथ क्या बोलते हैं कि जब अभिनतियों के रूप में ऐसे ऐसे जमाव होता है उसको बोलते हैं। और गुंबदनुमा जमाव, मान लीजिए कुछ ऐसे ही अंदर जमाव हो गया इस टाइप का गुंबदनुमा, तो उसको बोलेंगे बैथोलिथ। तो ये चारों सुमेलित हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। अगला प्रश्न देखते हैं, लावा के क्षैतिज जमाव को सिल तथा लंबवत जमाव को डाइक कहा जाता है, तो ये सही है। और दूसरा है, सिल की पतली परत को शीट एवं डाइक के छोटे स्वरूप को स्टॉक कहते हैं, तो पूछा गया है कि इसमें असत्य कथन कौन सा है, तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो पहला और ना ही दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है, ज्वालामुखी शंकु के ऊपर निर्मित कीपाकार गर्तनुमा आकृति को क्रेटर कहते हैं, तो ये सही है। ये ज्वालामुखी एक जो पहाड़ होता है कुछ ऐसा होता है, और उसमें जो ऊपर कीपाकार, जहाँ से ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है, जो कीपाकार एक संरचना बन जाती है उसे क्रेटर कहते हैं। और क्रेटर के विस्तृत रूप को कॉल्डेरा कहते हैं, तो ये भी कथन सही है। इसमें पूछा गया है कि असत्य कथन बताएं, तो जब दोनों कथन सही तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, इसी क्रेटर से फिर आगे क्रेटर झील बनती है। क्रेटर इसी में जब डॉर्मेंट हो जाता है या मृत हो जाता है ज्वालामुखी और उसमें पानी भर जाता है धीरे धीरे, तो झील बन जाती है, तो उसी को बोलते हैं क्रेटर लेक। अगला देखते हैं, ओल्ड फेथफुल गीजर कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। जो संयुक्त राज्य अमेरिका में येलोस्टोन नेशनल पार्क है, तो उसी में ये ओल्ड फेथफुल गीजर स्थित है। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला है, हजारों धुआरों की घाटी कहाँ स्थित है, येलोस्टोन नेशनल पार्क, अलास्का में, ब्राजील में, या प्लेंटी की खाड़ी में, तो ये अलास्का में स्थित है। अलास्का में एक कटमाई पर्वत है, तो वहीं पर ये हजारों धुआरों की घाटी स्थित है। अगला है, निम्न में सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, स्ट्रोम्बोली ये है, कोटोपैक्सी ये भी है, माउंट इरेबस ये भी है, नारकोंडम द्वीप ये नहीं है। ये आपको पता होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। और स्ट्रोम्बोली, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, ये सिसिली यानी कि जो इटली का एक प्रोविंस है वहाँ पर है, लिपारी आइलैंड पर, लिपारी द्वीप पर। और कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, ये इक्वेडोर में है। माउंट इरेबस या एरबुश ये
अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो भी बता रहा हूं एक एक फैक्ट को एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, और इससे अलग से भी प्रश्न बन सकता है, तो क्वेश्चन से ज्यादा इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इंपॉर्टेंट है। तो अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इरेबस। कोटोपैक्सी ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, और स्ट्रोम्बोली इसे बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित बैरन द्वीप ज्वालामुखी है। तो ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। निम्न में सुषुप्त ज्वालामुखी नहीं है। माउंट एटना, तो ये आपको पता है माउंट एटना इटली में है, और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। बाकी जो विसुवियस है, फ्यूजियामा है और क्राकाटोआ, ये तीनों आपके सुषुप्त ज्वालामुखी हैं। विसुवियस इटली में है, फ्यूजियामा जापान में है, और जो क्राकातोआ है ये इंडोनेशिया में है। ये इटली में है और ये जापान में है, ये इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है कि निम्न में सही सुमेलित है। किलिमंजारो मृत ज्वालामुखी, मोना लोवा सक्रिय ज्वालामुखी, कोह सुल्तान सुषुप्त ज्वालामुखी। तो जो किलिमंजारो है वो आपका मृत ज्वालामुखी है, सही सुमेलित है। मोना लोवा ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी सही सुमेलित है। और कोह सुल्तान ये मृत ज्वालामुखी है, तो पहला और दूसरा इसका सही सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मोना लोआ ये है कहाँ पर, ये कोह सुल्तान तो ईरान में है, और किलिमंजारो ये अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में है, और अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत भी यही है। मोना लोआ ये जो हवाई द्वीप है, अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, वहां पर ये स्थित है। किलिमंजारो आप बताइए कमेंट करके किस देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, चिम्बराजो ज्वालामुखी स्थित है। तो ये इक्वेडोर में स्थित है और ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न, निम्न को सुमेलित करना है, तो इसका हो जाएगा कौन कहाँ पे स्थित है बताना है। तो जो पोपो कैपिटल है वो मैक्सिको में स्थित है, मिला लेते हैं। और जो माउंट रेनियर है ये हो जाएगा आपका अमेरिका में। माउंट पोपा हो जाएगा म्यांमार में, पिनोतुबा होगा फिलीपींस में। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का डी यानी कि बी। अगर आपको पहला ही पता है कि पोपो कैपिटल मैक्सिको में है तो आप कर सकते हैं। अगला देखते हैं, ये दो कथन दिए गए हैं। विश्व के लगभग 80% ज्वालामुखी विनाशात्मक प्लेट किनारों पर आते हैं, और दूसरा है कि विश्व के लगभग 2/3 ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों, द्वीपचापों तथा समुद्री द्वीपों के सहारे पाए जाते हैं। तो पूछा गया है कि इसमें असत्य कथन कौन सा है, तो ये दोनों ही कथन सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आप लोग प्लस में ये चीज ध्यान रखिएगा कि क्या पूछा गया है, असत्य कथन पूछा गया है, या पूछा गया है सत्य कथन नहीं है, या पूछा गया है सत्य कथन है। ये तो लैंग्वेज पे बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ऐसे ह्यूमन एरर हो जाते हैं कि हमें प्रश्न आता है, उसका आंसर आता है, लेकिन फिर भी वो गलत हो जाता है। पूछा गया है कि निम्न में असत्य कथन है। अपक्षय की स्थिति, ये स्थिति नहीं होगा, स्थैतिक होगा, स्थैतिक। अपक्षय में स्थैतिक क्रिया होती है, जबकि अपर्दन में गतिशील क्रिया होती है, तो यह कथन सही है। भौतिक अपक्षय को वियोजन एवं रासायनिक अपक्षय को विघटन कहते हैं, तो ये गलत है। भौतिक अपक्षय को विघटन कहते हैं और रासायनिक अपक्षय को वियोजन कहते हैं। वे सभी क्रियाएं जो धरातल को सामान्य तल पर लाने का प्रयास करती हैं उन्हें प्रवणता संतुलन की क्रियाएं कहा जाता है, तो ये भी सही है।
बाह्य कारकों द्वारा स्थलीय धरातल के अपर्दन को निम्नीकरण, जबकि धरातल के जो नीची जगह हैं उनको भरकर ऊंचा करना अधिवृद्धि कहलाता है। अधिवृद्धि एग्रीडेशन, यानी कि निम्नीकरण डिग्रेडेशन और अधिवृद्धि एग्रीडेशन। तो ये सही, ये भी सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ये कुछ संरचनाएं दी गई हैं और ये किसके द्वारा निर्मित होती हैं, उससे सुमेलित करना है। तो वी आकार की घाटी, तो ये नदी के द्वारा निर्मित होती है, सही है। यू आकार की घाटी, ये हिमानी के द्वारा निर्मित होती है। और छत्रक शिला या मशरूम रॉक भी बोलते हैं इसको, तो ये पवन के द्वारा निर्मित होती है, ये भी सही है। तटीय कंदरा, तो जो सागरी जल होता है तट में, तट के किनारे जो पृथ्वी सतह के नीचे घुस जाता है, गुफा जैसी संरचना बना लेता है, वही तटीय कंदरा होती है, तो ये भी सही है। तो ये चारों सुमेलित ही हैं, ए बी सी डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और उसके बाद कहा गया है कि सत्य कथन बताना है। पहला है इसका, कोई नदी अपनी सहायक नदियों समेत जिस क्षेत्र का जल लेकर आगे बढ़ती है उसे प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र या जिसे नदी द्रोणी या रिवर बेसिन कहा जाता है, कैचमेंट एरिया भी कहते हैं, तो ये सही है। एक नदी द्रोणी दूसरी नदी द्रोणी से जिस उच्च भूमि के द्वारा अलग होती है उसे वाटरशेड या डिवाइड या जल विभाजक कहा जाता है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, और सत्य कथन पूछा गया है तो दोनों सही होंगे। इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है नील नदी पर, कांगो नदी पर, नाइजर नदी पर या जाम्बेजी नदी पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, ये निम्न में सही सुमेलित है, कौन कौन सा सही सुमेलित है ये पूछा गया है। धुआंधार जलप्रपात, तो ये नर्मदा नदी पर है, एमपी में है, आपको पता ही होगा। गारसोप्पा जलप्रपात, तो ये शरावती नदी पर, स्वर्ण रेखा पर नहीं है। हुंड्रू जलप्रपात ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। तो ये दोनों गलत सुमेलित हैं और पहला सही सुमेलित, ये दोनों उल्टे हो गए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, ये डेल्टा दिया गया है और किस प्रकार का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है उससे आपको सुमेलित करना है। तो चापाकार डेल्टा, तो जैसा कि आपको पता है ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और नील नदी, ये इसकी विशेषता है चापाकार डेल्टा। पंजाकार डेल्टा, ये मिसिसिपी मिसौरी जो कि यूएसए में है नदी, और ये वो बनाती है। और ज्वारनदमुख डेल्टा यानी कि एस्चुरी, तो ये जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं मेनली नर्मदा, ताप्ती वगैरह, ये बनाती हैं, तो नर्मदा के साथ मिला देंगे। दंताकार डेल्टा, तो ये एब्रो नदी बनाती है, तो पहले का सी और दूसरे का डी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आसान प्रश्न है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। इवन जनसंख्या के अनुसार भी देखेंगे तो उसके अनुसार भी ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे सभी धर्मों की आद्य भूमि भी कहा जाता है, और इसके अलावा जो एशिया की नदियां हैं उनको सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारी सभ्यताएं जन्मी, जैसे कि सबसे फेमस जो अपनी सिंधु सभ्यता है। और इसका सीक्वेंस क्या है, कई बार ऐसा भी होता है कि प्रश्न पूछा जाता है कि महाद्वीपों को दिया जाता है और क्षेत्रफल के अनुसार उन्हें अरेंज करना होता है घटते या बढ़ते क्रम में। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ए नासा, ये एशिया और अफ्रीका मुझे हमेशा याद रहता था, मैं भूल जाता था कि पहले नॉर्थ अमेरिका है या पहले साउथ अमेरिका है, क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा कौन सा है। तो इसके लिए मैंने बना लिया ए नासा, और उसके बाद अंटार्कटिका आ जाता है, फिर यूरोप आ जाता है, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। तो सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, उसके ऊपर यूरोप है, ये याद रहता था, और ए नासा फिर अंटार्कटिका। तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और एशिया, सबसे छोटा एशिया है। फिर है अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप से कर्क, मकर तथा विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं।
रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में कई बार आया है। तो अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अगला प्रश्न है कि श्वेत महाद्वीप की संज्ञा किसे दी गई है? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका या दक्षिणी अमेरिका? तो अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप की संज्ञा दी गई है क्योंकि वहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है और वो सफेद दिखता है, इसीलिए इसे श्वेत महाद्वीप बोलते हैं। प्रायद्वीप की संज्ञा किसे दी गई है? तो यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। और द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? क्योंकि आकार में बहुत छोटा है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्न में असत्य कथन है। तो एक ही पहला है इसमें, एक ही काल में निर्मित तथा एक सक्रिय पेटी में विस्तृत पर्वत तथा पहाड़ियों के क्रम को पर्वत श्रेणी कहा जाता है। तो सही है, जैसे कि आपका हिमालय जो पर्वत श्रृंखला में अगर आप देखते हैं, शिवालिक पर्वत श्रृंखला हो गई, एक ही काल में पूरी बनी है, और मध्य हिमालय श्रृंखला हो गई, वो एक ही काल में बनी है। लेकिन जो अलग अलग काल में बनती हैं तो वो पर्वत श्रृंखला हो जाती हैं, और जो पर्वत श्रेणी होती है वो एक ही काल में बनती है। भिन्न भिन्न कालों में निर्मित विभिन्न समानांतर श्रेणियां व एकाकी पर्वत मिलकर पर्वत श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो जो हिमालय पर्वत है वो एक पर्वत श्रृंखला है, लेकिन जो शिवालिक है या मध्य हिमालय है या ट्रांस हिमालय है, इनको अलग अलग देखेंगे तो ये पर्वत श्रेणियां हैं। पर्वत समूह व पर्वत तंत्र मिलकर कॉर्डिलेरा का निर्माण करते हैं। तो इसमें ये होता है कि अलग अलग टाइम पर बहुत सारे जो पर्वत बने और एक साथ स्थित हैं, वहाँ पर अलग अलग टाइप के हैं, तो वो मिलकर के उन्हें कॉर्डिलेरा कहा जाता है। पर्वत पृथ्वी सतह पर प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। तो ये कथन असत्य है। जो पर्वत, पठार, मैदान, झील ये सब होते हैं, ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। पहली श्रेणी के उच्चावच में आपके महाद्वीप आएंगे और जो समुद्री बेसिन है वो आते हैं। और तृतीय श्रेणी में कौन से आएंगे? द्वितीय श्रेणी में ये सारे आगे पर्वत, पठार और लेक हो गई, या जो भी ऐसे स्ट्रक्चर है वो आएंगे। इसके अलावा उसके बाद जब हवा के द्वारा कोई स्ट्रक्चर बनाया गया, हिमानी के द्वारा बनाया गया या जल के द्वारा बनाया गया, वो सारे आते हैं तृतीय श्रेणी के उच्चावच। जैसे कि इंसेलबर्ग हो गया, छत्रक शिला हो गया, या कंदराएं बन जाती हैं, ये सब होते हैं तृतीय श्रेणी के उच्चावच। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है आपको सत्य कथन। मोड़दार अथवा वलित पर्वतों का निर्माण संपीड़न की शक्तियों के द्वारा होता है। संपीड़न मतलब दो तरफ से दबाव पड़ रहा है, तो ये सही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो रॉकी एंडीज पर्वत है, तो उसमें जो अमेरिकन प्लेट है और जो पैसिफिक प्लेट है, वो उनका कन्वर्जेंस हो रहा है, तो वहाँ पर संपीड़नात्मक बल के कारण ये वलित पर्वत का निर्माण होता है। वैसा ही आप देख सकते हैं जो हिमालय पर्वत है, उसमें जो यूरेशियन प्लेट है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, उनका कन्वर्जेंस हो रहा है, तो यहाँ पर भी संपीड़न हो रहा है। जबकि जो विरलन होता है वहाँ पर महासागरीय कटक वगैरह निर्मित होते हैं, जैसे कि आप मध्य अटलांटिक कटक देख सकते हैं। और अगला है कि यह पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे तथा विस्तृत पर्वत है। तो ये भी सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों सही है। सबसे ऊंचे पर्वत भी जो मोड़दार या वलित पर्वत हैं वही है, सबसे ज्यादा क्षेत्र में भी ये विस्तृत हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत सियरा नेवादा स्थित है। तो ये कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। सॉल्ट रेंज ब्लॉक पर्वत ये पाकिस्तान में स्थित है। और अगला प्रश्न है, निम्न में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा ये अवशिष्ट पर्वत हैं, जबकि जो शिवालिक है ये वलित पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत क्या होता है कि जो बहुत पहले जो पर्वत बने थे, उसके बाद धीरे धीरे उनका अपरदन और निक्षेपण हो रहा है, और समय के साथ साथ उनके रेसिड्यू भी बचे, धीरे धीरे वो बहुत डिग्रेड हो गए, तो वही अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। ये प्री कैम्बियन और कैम्ब्रियन युग में निर्मित हुए थे। हाँ, अगला प्रश्न भी वही है कि अरावली पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ था। तो अरावली पर्वत एक
अवशिष्ट पर्वत है, और अभी मैंने बताया कि जो अवशिष्ट पर्वत हैं वो प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन युग में बने थे। इसके अलावा जो वलित पर्वत हैं ये सबसे नए पर्वत हैं, और जो सबसे लेटेस्ट युग है अल्पाइन, ये इसमें निर्मित हुए थे। जो ब्लॉक माउंटेन है ये हर्सिनियन युग में बने थे, ये अल्पाइन से पहले वाले में। अगला प्रश्न है, ये कुछ पर्वत चोटियां दी गई हैं और महाद्वीप दिए गए हैं, कहाँ पर कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, तो ये सही सुमेलित है और पूछा भी गया है इसमें सही सुमेलित कौन सा है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, तो ये गलत है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अकांकागुआ है या अकोंकागुआ, और अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी ये किलिमंजारो है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। इसके अलावा यूरोप में जो माउंट एल्ब्रस है, ELBRUS, एल्ब्रुस या एल्ब्रस, एल्ब्रस पढ़ते हैं, कहीं कहीं पर आपको एल्ब्रुस भी मिल जाएगा हिंदी के बुक में, लेकिन एल्ब्रस पढ़ते हैं। तो एल्ब्रस है। और ऑस्ट्रेलिया की है कोशियोस्को, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है कोशियोस्को, KO, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में टफ है, SIUSZKO, कोशियोस्को। और जो अंटार्कटिका की है तो विंसन मैसिफ है। तो कई बार ये भी मिलाने को प्रश्न आता है। तो एटलीस्ट सभी जो महाद्वीप हैं उनकी सबसे ऊंची चोटी याद होनी चाहिए। आपसे हाइट तो नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, किसी भी स्टेट पीसीएल में तो नहीं पूछेंगे, ना यूपीएससी में पूछा जाता है। हाँ, मैच करने के लिए ज़रूर दे देते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्न को सुमेलित करना है। एंडीज पर्वतमाला, तो एंडीज आपकी दक्षिणी अमेरिका में है, और रॉकी उत्तरी अमेरिका में है। तो मेरा जो सबसे ज़्यादा मैं कंफ्यूज होता था कि एंडीज दक्षिणी अमेरिका में है या रॉकीज दक्षिणी अमेरिका में, तो इससे मैं कंफ्यूज हो जाता था। फिर ये रॉकी से मैंने याद कर लिया, रॉकी एक हॉलीवुड की मूवी है, वैसे मैंने अपना एक ट्रिक बना ली कि रॉकी हॉलीवुड की मूवी है, हॉलीवुड उत्तरी अमेरिका में है, तो ये उत्तरी अमेरिका में होगा। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया में है, और एटलस ये उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का बी, दूसरे का सी, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का ए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। हाँ, रॉकी किसकी मूवी है याद नहीं आ रहा था मुझे, मैं याद कर रहा था अभी, अंदर अंदर सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा था। सिल्वेस्टर स्टैलोन की है। अगला प्रश्न है, भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहा जाता है। तो एक विद्वान थे, एक थिंकर थे, कोबर, उन्होंने बोला था कि जो भूसन्नतियाँ होती हैं वो पर्वतों का पालना होता है, यानी कि यहीं पर पर्वतों का निर्माण होता है। भूसन्नति होती कहती है, वो कहते किसको है। मान लीजिए ये एक वाटर बॉडी या समुद्र है ये, मान लो, तो समुद्र की जो, मान लीजिए कि ये समुद्र का जल स्तर हो गया और ये उसकी ऐसी सतह हो गई। तो कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि जो सतह होती है थोड़ी सी ज़्यादा गहरी होती है, और वहाँ पर यहाँ पर मलबा वलबा जमा होता है, तो इसी को बोलते हैं भूसन्नति। तो जब इस पर दोनों तरफ से दबाव पड़ेगा तो यही धीरे धीरे ऊपर उठता जाएगा और वलित पर्वत का निर्माण करेगा, इसीलिए इसको पर्वतों का पालना कहा जाता है। टेथिस भूसन्नति के वलन के फलस्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है, तो ये भी सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है। लेकिन टेथिस भूसन्नति के वलन के फलस्वरूप हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, तो इस वजह से तुम भूसन्नति को पालना कहेंगे नहीं। तो कथन और कारण दोनों सही, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं सही है। अगर यहाँ पर यह होता कि जो भूसन्नतियों में जो अवसाद जमा होते हैं उन्हीं के वलन से पर्वतों का निर्माण होता है, तो वो कारण सही हो जाता। अगला है कि अनातोलिया का पठार स्थित है, तो ये टर्की में स्थित है। पठार किसे बोलते हैं, आसपास की जो अपना आसपास का क्षेत्र है उससे कोई जो ऊंची सतह, ऊंचा क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं। लेकिन जो पर्वत होते हैं उनकी जो पीक होती है या उनकी जो क्या बोलते हैं ऊंची सतह होती है वो नुकीली होती है, जबकि जो पठार होती हैं उनकी जो ऊंची सतह होती है वो चौकोर होती है, चौकोर या गोल या जैसे भी होगी, मतलब समतल होगी, नुकीली नहीं होगी।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में सही सुमेलित है। तो मेसेटा का पठार ये स्पेन में है, सही सुमेलित है। कोलंबिया का पठार ये अमेरिका में है, ये भी सही सुमेलित है। कोलोरेडो का पठार ये कनाडा में नहीं, ये भी अमेरिका में है, तो ये एक गलत सुमेलित है, बाकी पहला और दूसरा सही सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कथन और कारण वाला। इस टाइप के भी प्रश्न अब पूछे जाते हैं, एटलीस्ट जो 150 प्रश्न आते हैं उसमें कम से कम 2, 3 या 4 प्रश्न रहते ही रहते हैं, और धीरे धीरे ये नंबर बढ़ रहा है। अब अगर आप 2016 या 15 का देखोगे तो ऐसे प्रश्न कम आते थे, अब 17, 18 जैसे बढ़ते देखोगे तो 5, 6 प्रश्न भी ऐसे आए हैं। तो इस टाइप के भी प्रश्न कर रहे हैं ताकि इसकी भी हैबिट हो जाए। तो इसमें कथन है कि जलोढ़ मैदानों पर जनसंख्या का सघनतम बसाव देखने को मिलता है, तो सही है। आप चाहे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान ले लीजिए, इंडस का मैदान ले लीजिए, या किसी दूसरी नदी का जो जलोढ़ मैदान है उसको ले लीजिए। इसका रीज़न क्या है कि जो जलोढ़ मैदान होते हैं वो कृषि के लिए उपजाऊ भूमि क्षेत्र प्रोवाइड कराते हैं, तो कथन भी सही है और कारण भी सही, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है कि लोयस मैदान के निर्माण का कारक क्या है। तो आपको पता होगा कि वायु जब एक जगह से मिट्टी उड़ा कर लाती है और दूसरी जगह पर कहीं पर वो छितरा देती है, तो वहाँ उस तरीके से जो मैदान निर्मित होते हैं उन्हें लोयस मैदान कहते हैं। जो चाइना का लोयस मैदान बहुत फेमस है, प्रश्न में भी पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे सघन जनसंख्या वाला मरुस्थल है, तो ये कथन सही है। अंटार्कटिका एक शीत मरुस्थल है, तो ये भी सही है। तो सत्य कथन पूछे गए तो दोनों ही कथन इसमें सत्य हैं। विश्व का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा मरुस्थल है कालाहारी, थार, गोबी या सहारा। तो सहारा जो अफ्रीका का जो ऊपर वाला पार्ट है, यानी कि उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तरी पार्ट है, जिसमें आपके ये इजिप्ट वगैरह आते हैं, सूडान हो गया, इजिप्ट हो गया, इवन पर मोरक्को तक, अल्जीरिया और ये सारे देश हैं, नामीबिया वगैरह भी आते हैं इसी में। तो यहाँ पर ये है। और थार तो इंडिया पाकिस्तान में विस्तृत है। कालाहारी ये नहीं, नामीबिया में सहारा मरुस्थल है या नहीं, आप बताइएगा। कालाहारी ये दक्षिणी अमेरिका में, नामीबिया दक्षिण अफ्रीका में है, तो वहाँ पर ये विस्तृत है। गोबी ये मंगोलिया और चीन के आसपास विस्तृत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। तो आज के इस डिस्कशन में इतना ही है। आप लोग ये सेम वीडियो आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा, तो उसके लिए चैनल को आप चेकआउट करिए। इसके अलावा अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, आगे डिस्कस करेंगे उसके। तब तक के लिए धन्यवाद।